हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आरओ एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 16 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज है 17वां वीडियो और हम लोग जीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 15 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 16 से। 16वां जो प्रश्न है वो है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, यानी कि पहली सूची को दूसरी सूची के साथ सुमेलित करना है और कूट के साथ में सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। पहली सूची में जो पहला दिया गया है वो आप देख सकते हैं, इलाहाबाद की संधि दिया गया है। तो आप पढ़े होंगे साथियों, इलाहाबाद की संधि कब होता है, तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इसका 4 से सुमेल हो जाएगा। फिर है एक्सला चैपल की संधि, तो 1748 की घटना है ये। फिर है ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, साथियों ये 1746 में अधिकार करता है। डुप्ले की पदच्युति, साथियों ये जो घटना है ये 1754 की घटना है। तो यहाँ पे 1754 होना चाहिए, 1954 गलत दिया है। 1754 एक से सुमेल होगा। आइए देखते हैं सही कूट क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और कूट से सही उत्तर का चयन करिए। आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए थे, तो ज्यादातर अरेंज करने के लिए, काल क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, सुमेलित करने के लिए ऐसे प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो कुछ फैक्ट भी है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले दिया गया गांधी इरविन समझौता। तो बताइए, आपने पढ़ा होगा साथियों और आप निश्चित ही जानते होंगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 1931 में ये हुआ था। कब हुआ? 1931 की घटना है। गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। फिर है कि पूना पैक्ट, तो उसी के ठीक एक साल बाद 1932 की घटना है। कब की घटना है साथियों? 1932 की घटना है पूना पैक्ट। फिर है कि पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर ये लोग जाते हैं और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। तो 1931 की घटना है। 29 की फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 1930 में महात्मा गांधी द्वारा ये चलाया गया था। तो अब आप जो है, अगर आपको डेट याद रहेगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, पहले 3, 4 फिर 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही कूट होगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर या अल्बर्ट मेयर, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। साथियों अगर बात की जाए इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये इसकी परिकल्पना कब की गई, तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन शुरुआत हुई 1948 में इसकी शुरुआत की गई। अब जो इसकी परियोजना की जो शुरुआत हुई वो अल्बर्ट मेयर के मार्गदर्शन में शुरुआत हुआ था। बिल्कुल सही है। आगे है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। एक्ट दिया गया है और वर्ष दिया गया है। कौन सा नहीं सुमेलित है? पहला है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में, यही वाला नहीं सही है। क्यों? क्योंकि साथियों राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम बना था वो 1907 में था, 8 में नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब भारत का भूगोल, इससे प्रश्न है। पहला है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? बड़ा आसान प्रश्न है, गुजरात। साथियों अगर बात करें कि भारत का कौन सा राज्य है जो जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात। कुल 12 से 14.7 किलोमीटर लंबा है। साथियों आप मैप में गुजरात को जब आप देख पाएंगे तो देखने में तो आपको जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दर्शा दिया है गुजरात। तो देखने में तो आपको लगेगा ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन साथियों घुमावदार करके है, तो इस प्रकार से इसकी जो समुद्री तटरेखा है सर्वाधिक लंबी है। सबसे लंबी गुजरात की हो जाएगी साथियों, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी अगर स्थान की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो अगर कोयले प्रदान करने की बात करें तो गोंडवाना समूह। ये प्रश्न साथियों थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं और आप
ऐसे प्रश्न आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कैसे याद करेंगे आप? कोई भी ट्रिक बना लीजिए। कोयला गोंडवाना लैंड से, कोयला गोंडवाना समूह, गोंडवाना समूह, गोंड, गोंड एक जाति होती है साथियों, ऐसे भी करके आप याद रख सकते हैं। तो गोंड से कोयला, कोयला गोंड, तो गोंडवाना समूह से ही सर्वाधिक मात्रा में कोयला प्राप्त होता है। 98% यानी 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। लेकिन साथियों एक बात और है, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। कैसा होता है? बिटुमिनस। और ये बहुत अच्छा नहीं होता है। यही तो विडंबना है साथियों, भारत में कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है लेकिन वो अच्छे प्रकार का नहीं है। सर्वाधिक अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, जो भारत में कम मात्रा में मिलता है, ज्यादातर मिलता है बिटुमिनस। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, गोंडवाना समूह, कोयला गोंड, को गो, कौन गो, कोयला गोंडवाना समूह, कैसे करके बस याद रखिए, बस याद होना चाहिए। आगे है, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित में कहाँ पे जरवा जनजाति का निवास स्थान? जरवा एक जनजाति है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जरवा अंडमान और निकोबार, जरवा कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। आगे, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये प्रश्न तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है। तो आप जानते होंगे कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें से मणिपुर है जहां से होकर नहीं गुजरती है। साथियों कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। इसकी कई सारी ट्रिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। एक है मित्र पर गमछा झार, ट्रिक से क्या है कि आप जल्दी भूलेंगे नहीं, मित्र पर गमछा झार। तो साथियों मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा है, उसके बाद साथियों मित्र पर फिर आपको जो है गमछा से गुजरात हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य हैं जहां से होकर गुजरती है। लेकिन आपको सबसे अच्छा तरीका है साथियों याद करने के लिए कि जब आप जो है इसको मैप से पढ़ ले जाएंगे। किससे साथियों? मैप के माध्यम जब आप पढ़ेंगे, ऐसे करके यहाँ से गुजरती है, तो आपको जल्दी भूलेंगे नहीं। तो साथियों गुजरात, सबसे पहले गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान टच करते हुए जाएगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर इधर झारखंड आपको मिलेगा, पश्चिम बंगाल, फिर छोटा छोटा ये जो आपको यहाँ पे दिखेगा त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से ऐसे काटते हुए जाती है। ये राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। आगे है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है? इंद्रावती नदी है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। तो आपको ध्यान देना है, चित्रकूट, इंद्रावती। नेक्स्ट, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के मध्य स्थित है? तो कुमायूं हिमालय किस किस नदियों के बीच में स्थित है? तो सतलज और काली। इसको याद कैसे करेंगे? ये भी साथियों बार बार पूछा जाता है। तो कुस्का, हमने एक ट्रिक बनाया था जब हम पढ़ रहे थे याद करने के लिए, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कुस्का, कुस्का, कुस्का खाली बार, जैसे किसका होता है ना, किसका कहते हैं, किसका से कुस्का। तो कु से हो गया कुमायूं हिमालय, स से सतलज, का से काली। तो आप भी कुछ अपने तरीके से कोई भी ट्रिक क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं अपने हिसाब से, हमने ऐसे ही याद किया था, कुस्का यानी किसका। तो कु से कुमायूं हिमालय, स से सतलज, का से काली नदी, इन दो बीच नदियों के बीच में है। आप देख सकते हैं पंजाब हिमालय है, तो सिंधु से सतलज, तो पसिस करके याद रख सकते हैं, सिंधु से सतलज के बीच कुमायूं, कुस्का, सतलज, काली। नेपाल, नेपाल जो है वो काली और तीस्ता, नेकाती। एक एक वर्ड ले लीजिए, एक एक अक्षर ले लीजिए और इनको आपस में मिला के एक शब्द बन जाएगा, उसको आप रट लीजिए। असम हिमालय तो तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रकार से आप रट सकते हैं। यहां से भी एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, सरल है, माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है साथियों। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, माही नदी। आगे, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, पवन द्वारा। जो भारत में मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम, जब भारत यहाँ से दक्षिण दिशा से और यहाँ पश्चिम, यहाँ से मानसून उठती है, सबसे पहले केरला टच करेगी, केरल में इसलिए पहले बारिश होती है, फिर ऐसे करके धीरे धीरे उत्तर भारत में प्रवेश करती है
बाद में वापस जब आता है लौटता हुआ मानसून तो वो यहाँ तमिलनाडु में बारिश करती है, ठंडी में जो बारिश होती है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है नीली क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है। नीली क्रांति जब भी आएगा तो मछली का नाम आप याद रखिएगा, और कैसे भी याद रखिए, नीली मछली भी होती है, आप एक्वेरियम में देखेंगे तो मछली कैसी है, नीली है, तो ऐसे करके आप याद रखिएगा, नीली क्रांति मछली उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन। और श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन, ये तो सरल है, श्वेत यानी सफेद, दूध सफेद होता है, तो ऐसे करके है। और उत्पादन पीली क्रांति तिलहन से है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो साथियों तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है। किस नदी पर? झेलम। तुलबुल यानी बुलबुल, बुलबुल को झेलना पड़ता है साथियों, ऐसे करके याद रखिए। किसको झेलना पड़ता है? बुलबुल को झेलना पड़ता है, यानी झेलम नदी। तो आप याद रखेंगे तुलबुल, अगर बुलबुल पक्षी भी है, कुछ किसी का नाम भी होता है, कोई अगर आपके रिलेटिव या परिचित में किसी का नाम है तो उसको बस याद रखिए बड़ा झेलता है, झेलना पड़ता है, यानी कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, बस याद होना चाहिए, कैसे भी करके याद रह जाए, परीक्षा में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और सही कूट का चयन करके उत्तर को बताइए। तो हमको बताना है, तो आइए पढ़ते हैं पहले, उसके बाद ही बता पाएंगे साथियों क्या सही है इसमें और क्या गलत है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है रिहंद बांध, सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। तो रिहंद बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा हीराकुंड बांध महानदी पे है, ये भी सही है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, पहला दूसरा सही हो गया। तीसरा परियोजना आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। तो ये साथियों ये कर्नाटक व आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है, बिल्कुल सही है। दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, बराकर पर है, साथियों ये भी सही है। मैथान बांध जो है दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, बराकर पर स्थित है, ये भी सही है। चारों हमारा सही है, तो कौन सा सही कूट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, चारों बिल्कुल सही सुमेलित है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? पानीपत में। कहाँ पे? पानीपत में। आगे है साथियों, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, भारत में सबसे बड़ी जो तेल शोधनशाला है वो जामनगर गुजरात में स्थित है। तेल रिफाइनी है भारत की सबसे बड़ी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है, और गुजरात राज्य में स्थित है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जामनगर में है। कहाँ पे है? जामनगर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। सबसे बड़ी तेल, तो सबसे बड़ी है इसीलिए ज्यादा संख्या में होता है, जाम लग जाता है साथियों ना, तो ऐसे करके याद रखिएगा जामनगर। सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? जामनगर में स्थित है, जो कि गुजरात में है। तो साथियों आगे भी ढेर सारे प्रश्न हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़े थोड़े प्रश्न का हम लोग वीडियो बनाते हैं इसलिए ताकि आपको देखने में बोरिंग ना लगे, और छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप इसको लिख पाएंगे, याद भी कर लेंगे, और थोड़े थोड़े वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका प्रीवियस ईयर, पूरा प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।